नमस्कार दोस्तों। कल हमने ये देख लिया था कि पुर्तगाली भारत कैसे आए थे और भारत में अपना व्यापार करने के बाद उनका प्रभाव धीरे धीरे कैसे कम होता चला गया। यूरोप के पूरे कंट्रियों में सबसे पहला साहस जिससे कह सकते हैं आप, या आप अपने बिहारी भाषा में या हिंदुस्तानी भाषा में कहिए दुस्साहस जिसने किया, वो दुस्साहस करने का पहला काम इन पुर्तगालियों ने किया। छोटी सी कंट्री, बिल्कुल छोटी सी कंट्री, अगर आप ये देखेंगे मैप पे तो आप पाएंगे कि ये स्पेन के जस्ट बगल में जो कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, और इसने भारत जैसे कंट्री पे अपना आधिपत्य जमाने की हर संभव कोशिश की। व्यापारिक माध्यम से इसने, प्रशासनिक माध्यमों में और लड़ाई के माध्यम, राजनीतिक माध्यमों में भी इसने टांग अड़ाया, राजनीतिक हस्तक्षेप भी इसने किया। बहरहाल ये फिर इनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया। धीरे धीरे कम होने के भी रीज़न हमने कल इस पर बात कर ही लिए थे कि धीरे धीरे ये कम क्यों हो गया, क्योंकि आसपास की कंपनियां इनके पास में आ गई। जैसे ये फ्रांस वाले इनके पास में आ गए, ये यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड वाले इनके पास में आ गए, ये डच वाले आ गए, और इनका खुद का ही विलय हो गया स्पेन में। स्पेन ने इनको हड़प लिया, स्पेन ने इनके ऊपर हमला किया और हड़प लिया इनको। तो इनके बाद जो कंपनी आई, आज हम उस कंपनी पे बात करने वाले हैं, यानी उस देश पे बात करने वाले हैं जो इनके तुरंत बाद आया भारत में। उसका नाम है नीदरलैंड। इनको हम हालैंड के नाम से भी जानते हैं, हालैंड के नाम से। भारत में हालैंड में एक ट्रैक्टर आता है, तो हालैंड के नाम से भी जानते हैं, या नीदरलैंड के नाम से भी इनको जानते हैं, नीदरलैंड, या फिर इनको हम डच भी बोलते हैं, डच कंपनी। तो ये लोग भारत आए। देखिए, होता यूं था कि पुर्तगाल बेशक भारत से व्यापार करता था, कोई संदेह की बात नहीं है। शुरू शुरू में तो टर्की वाले और अरब वाले व्यापार करते थे, अरब वाले और टर्की वाले व्यापार करके लाके इनको सामान बेच देते थे। लेकिन जब कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया, यहाँ पे है कुस्तुतुनिया, इस्तांबुल जिसका भी नया नाम है, इस पर जब अधिकार कर लिया टर्कियों ने या उस्मानिया राजवंश ने, तो इन्होंने अपना रास्ता ढूंढा। रास्ता ढूंढने के बाद में इन्होंने सबसे पहले भारत ढूंढा। इस क्रम में कई देश ढूंढ लिए गए, जैसे ब्राज़ील ढूंढ लिया गया, अमेरिका ढूंढ लिया गया। उसी क्रम में इन्होंने भारत ढूंढ लिया। जब भारत इन्होंने ढूंढ लिया, भारत का रास्ता मतलब ढूंढ लिया, तब इनको ये लगने लग गया कि अब व्यापार ठीक है, और व्यापार करने भी लग गई है। ये शुद्ध रूप से मसाले का व्यापार करते थे ये पुर्तगाल वाले, और मसाले के व्यापार करते करते कब ये समुद्री डाकू बन गए, कब ये समुद्री लुटेरा बन गए, इसका इनको अंदाज़ा नहीं हुआ। हालांकि जब ये भारत में आए और भारत से चले गए, तो भारत में इन्होंने अपने कुछ प्रभाव छोड़े। सकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो इन्होंने भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद, इन सब को भारत में इंट्रोड्यूस कराया। और बादाम, लीची, संतरा, अनानास, काजू, इन सब को भी ये दूसरे कंट्रियों से भारत में लाकर इंट्रोड्यूस कराया। मतलब इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया। कौन कौन से फल, एक बार आप समझ लीजिए। तंबाकू, पपीता, मूंगफली, आलू, मक्का, अमरूद, ये सब वो तो अपने खुद की कंट्री से लेकर के आए, और दूसरी कंट्री से लेकर के आए वो बादाम, लीची, संतरा, अनानास, काजू, ये सब वो दूसरी कंट्री से लेकर के आए। ये तो फलों की बात हो गई, सब्जियों की बात हो गई। लेकिन टेक्निकल बात अगर हम करें तो इन्होंने भारत में जहाज निर्माण की एक बड़ी पद्धति छोड़ करके गए। जहाज निर्माण की पद्धति, ये इनका एक उपकार है, अब तक हम पे ये उपकार है। दूसरा, इसके साथ ही उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लाया। प्रिंटिंग प्रेस का भारत में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। भारत के लोगों को, या भारत में किताबें छपने लग गई, ये सब इन्होंने भारत में करके चले गए। अगर स्थापत्य की बात करें तो इन्होंने गोथिक शैली का निर्माण भारत में, गोथिक शैली को भारत में इंट्रोड्यूस कराया। गोथिक स्थापत्य इसको बोलते हैं, इसका इंट्रोड्यूस कराया। अगर नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो इन्होंने गोवा को कब्जा लिया। गोवा अंत तक इनके पास में रहा, भारत की आज़ादी के बाद तक इनके पास में था। लेकिन गोवा में इन्होंने मंदिरों को तोड़ा, और न सिर्फ मंदिरों को तोड़ा, अपितु वहाँ धर्म खूब गहरे तरीके से उन्होंने ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ाया, फैलाया, उनका प्रचार प्रसार किया। और अंतिम समय में जब मतलब अंग्रेज भारत में आधिपत्य जमा रहे थे और अंग्रेज जब इनको स्वाली में कूट दिए थे, उसके बाद की जो स्थितियां इनके साथ में थी, उसमें अंग्रेज के जो राजकुमार थे, इंग्लैंड के जो राजकुमार थे, इनका ब्याह हुआ पुर्तगाल की महारानी से, पुर्तगाल की एक बेटी से। तो इन्होंने क्या किया कि अंततः भारत में एक जगह है सालसेट द्वीप, जिस पे मुंबई बसा हुआ है वर्तमान में, उस मुंबई को इन्होंने दहेज में दे दिया।
मतलब दहेज कहाँ चलता था, आप सोचिए जरा। आज के समय में भारत में दहेज है, दहेज उन दिनों भी चलता रहा था। तो दहेज में इन्होंने मुंबई को दे दिया, और जब बॉम्बे यानी मुंबई दहेज में पा लिए ये इंग्लैंड वाले, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी कंट्री के जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने किराए पे बम्बई को दे दिया कि तुम चलाओ, $10 हमें महीने में देना। 1667-68 के आसपास की बात है। तो ये दे दिया, और साथ ही प्रॉमिस किया कि तुम सब अब तो हमारे साले लगते हो, तो तुम्हें अब हम इंडिया में कूटेंगे नहीं, बस तुम वहाँ पे लड़ाई झगड़ा मत करना, तुम वहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप मत करना, और मेरे काम में टांग मत अड़ाना। इंग्लैंड वालों ने इनको कहा, पुर्तगालियों को, कि तुम अब साले की तरीके से रहना और व्यापार करना सिर्फ, और मैं तुम्हें पूरा नहीं भगाऊंगा। जो छोटे बहुत थोड़े से जगह हैं जैसे दमन, दीव और गोवा, इसमें तुम रहना। उसके बाद ये अंग्रेजों के साथ साथ ही अंत तक रह गए। अंग्रेज चले गए लेकिन ये जाने का नाम नहीं ले रहे थे। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इनको भगा दिया और उस देश, मतलब उसको अपने देश में मिला लिया। तो इस तरह से जो ये पुर्तगीज़ थे, पुर्तगीज़ तो चले गए, लेकिन मतलब इनका पांव समेट गया, लेकिन इनको समेटने के क्रम में जिसने ज़्यादा मदद किया, मतलब इनके आने के बाद जो दूसरी कंपनी भारत में आई, उसी को हम हालैंड या नीदरलैंड या डच कहते हैं। ये डच लोग, क्या होता था ना कि पहले भारत में जो व्यापार होता था, जैसे अगर ये टर्की वाले रास्ते से अगर होता था तो भी, या ये पुर्तगाली व्यापार करके लाते थे तो भी, पुर्तगाली तो शुद्ध रूप से खाली रूप से मसाले का व्यापार करते थे, तो वो पुर्तगाली तो अपने कंट्री में लेकर के आ जाते हैं। सप्लाई चेन का यही रूल होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को देगा, दूसरी पार्टी तीसरी को, तीसरी मार्केट में फैलाएगा। तो भारत से ये कलेक्ट करके पुर्तगाल में लेके आते थे, लिस्बन में लेके आते थे। लिस्बन में बंदरगाह हुआ करता था, ये लिस्बन आप देख रहे हैं, मैं गोला कर रहा हूँ। और ये लिस्बन से क्या करते थे कि ये यहाँ पे है पुर्तगाल, पुर्तगाल के जस्ट नीचे एक कंट्री है बेल्जियम। आपको बेल्जियम पे ध्यान नहीं देना है, आपको पुर्तगाल पे ध्यान देना है। पुर्तगाल पे क्या करते थे ये पुर्तगाली जो थे, ये भारत, ये यहाँ से पुर्तगालियों से क्या करते थे ये नीदरलैंड वाले, ये गोला जो है नीदरलैंड है, ये नीदरलैंड वाले क्या करते थे, पुर्तगालियों से माल लेते थे, मतलब मसाला लेते थे, और यूरोप के इन तमाम कंट्रियों में वो बेचते थे। मतलब इनका जीवन बैठे बैठे चल रहा था। और मैंने आपको कल ही बताया था कि जब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब, ईरान, इराक वाले रूट से जब माल आता था तब भी प्रॉफिट होता था, जबकि 7-8 देशों के हाथ में बट के जाता था वो, हर जगह उनको चुंगी और टैक्स चुकाना पड़ता था। तो आप सोचिए जरा, अंदाज लगाइए कि ये तो पहली कंट्री से ही माल लेते थे ये नीदरलैंड वाले, डच मतलब। और जब डच पुर्तगालियों से पहली बार ही लेते थे, और जब ये अंदर की कंट्रियों में माल फैलाते रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है इनको भी प्रॉफिट खूब होता ही रहा होगा। तो इनका जीवन खूब ठीक से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था इनको। इनके जीवन में भूचाल तब आया जब स्पेन ने पुर्तगाल को हड़प लिया। जब स्पेन ने पुर्तगाल को हड़प लिया तब दिक्कत इनकी शुरू हो गई, क्योंकि तब ये नीदरलैंड वाले ये आ नहीं सकते थे यहाँ, मतलब ये स्पेन आ नहीं सकते थे, स्पेन वाले इनको देखना नहीं पसंद करते थे, तो स्पेन वाले इनको मार के भगा देते थे। अब ये मजबूर हो गए। अब इनको एक जो समस्या थी वो यही कि भाई व्यापार करना है, मसाले तो चाहिए चाहिए, और पूरे यूरोप का ये पूरा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जितने कंट्रियां हैं इन सबको माल चाहिए था, मतलब गरम मसाला चाहिए था, क्योंकि जीने के लिए वही तरीका है। ये नॉनवेज ज़्यादा खाते थे, और गरम मसाला से ये चूंकि इधर कड़ाके की ठंड पड़ती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, इधर कड़ाके की ठंड पड़ती थी, तो उसमें बहुत काम आता था। गरम मसाला बहुत इनको मदद करता था, टाइट रखता था। तब इन्होंने अंतिम निर्णय लिया, ये डचों ने, हालैंड वालों ने, कि अब हम डायरेक्ट व्यापार करेंगे। हालांकि अगर आप किसी एक ही जगह से लगातार बार बार व्यापार करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके कुछ दोस्त और आपके कुछ दुश्मन बन जाएंगे। तो दुश्मन तो इनके बन गए थे स्पेन वाले, जो इनको देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन पुर्तगाल वाले कुछ इनके दोस्त हुआ करते थे। अब इधर से नीदरलैंड वालों में से एक ऐसा व्यापारी था जिसका बड़ा अच्छा रुतबा, मतलब बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी लिस्बन के कुछ व्यापारियों के साथ में, और वो लिस्बन वालों ने, मतलब पुर्तगालियों ने इन डच वालों को आने जाने का रास्ता बताया था कि कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं, वहाँ व्यापार क्या करते हैं। हालांकि वो था फ्रेशर, लेकिन अनुभव इनसे खूब ले चुका था। उसको ये पता था, उस व्यक्ति को, कि अगर मैं कभी अकेले जाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा व्यापार करने। तो जब इधर व्यापार बंद हो गया तब उधर के एक व्यक्ति जिसका नाम है लिंस कुटीन उसका नाम है, लिंस कुटीन उसका नाम है, वो व्यापारी इनके पुर्तगालियों के संपर्क में रह करके देख चुका था। बस इसने आखिरी बार निर्णय लिया कि अब हम चलेंगे व्यापार करने, और इसने एक बेड़ा बनाया, एक डायरेक्शन दिया, और
कार्नेलियन हाउटमैन नाम का एक व्यक्ति था, जिसको हम कार्नेलियस डेस्टमान भी कहते हैं, उसी के नेतृत्व में एक अभियान लेकर के गया। वो साल था 1596। बहरहाल हम अब इसको यहीं रोकते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि नीदरलैंड का लोकेशन क्या है। हम नीदरलैंड के बारे में ठीक से समझ लेते हैं, इसके बाद में फिर हम चलेंगे भारत की तरफ व्यापार करने, और भारत में व्यापार करते हुए इनकी बस्तियां बसाएंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, इस पूरे मतलब डचों के जितने मतलब कुंडली खंगाले जाएंगे, इसके दौरान आपको एक बात ध्यान रखनी है कि डचों का मूल उद्देश्य जो था वो कतई ये नहीं था कि वो किसी देश पर जाकर के शासन करे, उसका मूल उद्देश्य व्यापार करना ही था। इसीलिए आप देखेंगे कि वो गरम मसाला के व्यापार के चक्कर में ही रहेंगे और उसी व्यापार में ही वापस आ जाएंगे। इनका मूल उद्देश्य यही था। हालांकि इनको ये परमिशन मिली हुई थी कि आप जा करके उन देशों से अपना आधिपत्य फैला सकते हैं। और चूंकि नीदरलैंड वाले एक तरह से बड़े संभ्रांत लोग हुआ करते थे। आज के समय में भी अगर आप नीदरलैंड को पाएंगे तो देखेंगे कि नीदरलैंड बहुत संभ्रांत जगह है। यहाँ मतलब लाइफ इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब बहुत बढ़िया स्थिति में है। ये बड़े खुशहाल लोग हैं और उन दिनों भी हुआ करते थे, स्वाभाविक सी बात है। तो नीदरलैंड के लोग क्या करते थे कि खुश रहने में यकीन रखते थे, मतलब वो व्यापारी में यकीन रखते थे। और जैसे ही पुर्तगाल वालों से व्यापार बंद हुआ, यहाँ छोटे 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 लोग उभर करके आ गए। वो बड़ी सारी कंपनियां बनाने लगे, 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, मतलब इतनी सी छोटी सी नीदरलैंड में कम से कम 100 कंपनी बन गई। बाद में सरकार ने क्या किया कि जब से यहाँ 1580-81 ईस्वी में जब स्पेन वालों ने हमला करके पुर्तगाल को हड़प लिया, तो फिर स्थितियां पलटी। तब तक इधर कंपनियां छोटी छोटी बन चुकी थी। तब क्या किया कि इन नीदरलैंड के शासकों ने, राजाओं ने या शासकों ने उन सारे कंपनियों को मर्ज करके एक कंपनी बना दिया और उसका नाम रख दिया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, और उसको भेजा व्यापार करने के लिए। अभी तो हम इसको यहीं रहने देते हैं। पहले ये समझते हैं कि नीदरलैंड की ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, पहले क्या थी, अभी क्या है, वर्तमान में इनकी क्या सिचुएशन है। आपको यकीन मानिए मजा आएगा नीदरलैंड के बारे में जान करके। आप सोचेंगे चलो गुलाम बनाया तो बनाया, लेकिन कंट्री बढ़िया है, वाकई बढ़िया है। आप ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं ना, फ्रांस के जस्ट ऊपर, इसका नाम है बेल्जियम। और बेल्जियम के जस्ट ऊपर एक और छोटा सा कंट्री है जो उत्तरी सागर इसको बोलते हैं, नॉर्थ सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर आता है ये। इसमें ये छोटा सा कंट्री है, यही है नीदरलैंड। नीदरलैंड के 2 बड़े मशहूर शहर हैं, एक है एम्स्टर्डम और एक है रोटरडम। हम दोनों पे भी बात करेंगे। देखिए ये नीदरलैंड है, नीदरलैंड का ये पूरा मैप है, आप इसको देख सकते हैं। ये इसका जो बंदरगाह है एम्स्टर्डम और रोटरडम, ये 2 शहर उधर के सबसे बड़े व्यापारिक शहरों में सबसे व्यस्त शहर माना जाता है। राइन नदी के तट पर बसा हुआ है ये। तो 2 बड़े शहर है। ये बड़े शहर क्यों हैं? एम्स्टर्डम तो कैपिटल है नीदरलैंड की, मतलब राजधानी है नीदरलैंड की, और रोटरडम है ये एक बंदरगाह है। और ये बंदरगाह छोटा बंदरगाह नहीं है, बहुत बड़ा बंदरगाह है। मतलब आप ये समझिए विश्व के सबसे व्यस्ततम बंदरगाहों में से एक है रोटरडम। इधर ये देश है जर्मनी। जर्मनी की तरफ से ये नदी आती है, इसका नाम है राइन नदी। राइन नदी 2 धाराओं में बढ़ जाती है, दोनों धाराएं बाद में जाकर रोटरडम में ही मिलती है। तो यहीं पे है। और ये देखें, ये मेन भूमि है, लेकिन मेन भूमि के अंदर ही ये व्यापारिक मतलब एक वो बना गया है। जैसे आप हुगली को देखेंगे कोलकाता में, कि समुद्र से अलग थोड़ा सा अंदर आकर के अंदर स्पेस है, यहाँ तक पानी है, जहाज यहाँ तक आती है। इसीलिए इनके पास ये पोर्ट इतना बड़ा है कि इस पोर्ट पर दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाह और सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है एम्स्टर्डम भी और रोटरडम भी। इसकी एक अपनी ज्योग्राफिकल और एक अपनी, आप ये मान लीजिए कि मतलब खूबसूरती के मामले में इसका कोई जोड़ नहीं है। इतनी खूबसूरत शहर है ये दोनों के दोनों, एम्स्टर्डम भी और रोटरडम भी। यहाँ सवारियाँ जो होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, वो मैक्सिमम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नाव के माध्यम से होती है, बोट के माध्यम से होती है, पानी के माध्यम से होती है। क्यों? क्योंकि देखिए हर जगह यहाँ तक समुद्र फैला हुआ है, नदी फैली हुई है, पानी फैला हुआ है, ये सारे पानी फैले हुए हैं, ठीक है। और नदियाँ इतनी हैं, अंदर तक समुद्र की लहरें आ रही हैं, अंदर तक समुद्रों का कनेक्शन है, पानियों का कनेक्शन है। तो इनके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इनके पास में रोड बने, इनके लिए बस ज़रूरत है कि नावें बढ़िया होनी चाहिए। और ये इतने खूबसूरती के साथ में इन चीज़ों को देखिए, ये इनके अंदर आने के इलाका है, इनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये, कि हर जगह नावें लगी हैं, किसी को जाना है, पास में घर है, घर में से निकले, नाव में बैठे, अपना चले गए बाजार करके आ गए। अगर आप कभी कश्मीर गए होंगे तो कश्मीर में डल झील है, डल झील में शिकारा चलता है। मतलब
शिकारा एक तरह का ऐसा ही नाव है, लेकिन वो उसी नाव में घर भी है, बैठने की जगह भी है, बाजार लगते हैं पानी के अंदर ही, मतलब झील के अंदर ही, डल झील में ही नाव पे बाजार लगते हैं और लोग नाव से ही जाते हैं, नाव से ही सामान खरीदते हैं, नाव में ही बैठते हैं, सब कुछ न पानी में ही हो रहा है, डल झील शिकारा। वैसे ही नीदरलैंड में, हालांकि नीदरलैंड में अपनी स्पेस तो है ही, देख रहे हैं कारें खड़ी हैं, साइकिल्स खड़े हैं, बाइक खड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग प्रेफर कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन नावों को। ये देख रहे हैं आप लोग, इनसे घूमने जा रहे हैं। ये है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में स्पेलिंग होता है आई एम स्टर्डम, एम्स्टर्डम, इसको स्पेलिंग ऐसे बोलते हैं। ये देखिए हर जगह आपको मिलेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसी में ये लगा हुआ है, आप इसमें कैफे की तरफ बैठ सकते हैं, चाय पी सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, ये जा सकते हैं। हर व्यक्ति के पास में, जिसका घर है उसके सामने उसका बाइक बोट लगा हुआ है, बोट है, उसी बोट में। अच्छा, अगर आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर ये भारत में हो तो सबसे पहले ये घर वाले आकर कचरा डालना शुरू कर देंगे इसमें। कभी आप नैनीताल जाएंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे ही, नैनीताल का भी सीन सिनारियो लगभग ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पानी को साफ रखने के लिए इतने कानून हैं, सिक्योरिटी खड़ी की जाती है, इसके बाद भी लोग कचरा फेंक देते हैं, ऐसे घर से निकलते हैं कचरा फेंक देते हैं नदी में, वो साफ रखना ही नहीं चाहते। लेकिन ये देखिए इस शहर की खूबसूरती कितनी ज़बरदस्त है, इनको कैसे रखते हैं। और भी देखिए आप, ये एम्स्टर्डम है, ये कितना खूबसूरत है, आप देख लीजिए, आप अंदाज़ा लगाइए इस बात का। ये देख लीजिए, यहाँ बोटें लगी हुई हैं, अगर आप टूरिस्ट हैं तो बोटें लगी हुई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बगल से जा रहा है, ये भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है, प्लस नाम से, आप इसमें बैठिए, जाइए, घूमिए। मतलब पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि आप इसमें शहर की दीवारों को देख सकते हैं, शहर की प्राचीरों को देख सकते हैं। तो ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड बहुत खूबसूरत शहर है, आप सोच भी नहीं सकते इतना खूबसूरत शहर है नीदरलैंड। बहरहाल, तो ये जो खूबसूरत शहर है, ये शहर अभी नहीं है, पहले से ही था। एक दिक्कत ये थी, मतलब एक अच्छी बात ये थी कि इन्हीं रास्तों की वजह से, इन नदियों की वजह से, इन जो ये नदी स्पेस आपको दिख रहा है, इन्हीं सब की वजह से ये नीदरलैंड वाले यूरोप के दूसरे कंट्रियों में, जैसे देखिए ये तो छोटा कंट्री है, अब इसके अंदर से ही ये सारी कंट्रियों में जाकर के व्यापार कराते थे और खूब अच्छे से व्यापार करते थे। आप ये देखेंगे तो ये जल संधियों के माध्यम से होते होते ये इधर चल आ जाते थे, फिनलैंड वगैरह और लताविया की तरफ भी आ जाते थे, स्वीडन और नॉर्वे, डेनमार्क तरफ चले जाते थे और ये व्यापार करते थे। तो ये जो नदियाँ थी इनके अंदर, मतलब नदियाँ अभी भी हैं, इससे इनको इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिलता था, पॉजिटिव फायदा होता था कि इसका काम ये अपनी तरक्की में करते थे। अब यही फर्क पड़ा इनके ऊपर में कि जैसे ही स्पेन ने पुर्तगाल को कब्जा लिया, अब ये व्यापार रुक गया, तो अभी ये इनके जीविकोपार्जन के लिए कुछ तो कुछ करेंगे। इसी क्रम में इन्होंने व्यापार के लिए अपना कदम बढ़ाया भारत की तरफ एग्जैक्टली तो नहीं, इन्होंने कदम बढ़ाया पूर्वी द्वीपों की तरफ, जिसमें मुख्य रूप से इंडोनेशिया आता है। लेकिन चूंकि पुर्तगाली जाते थे और भारत से व्यापार करते थे और ये सुन रखा था इन्होंने, इसलिए इसी क्रम में इन्होंने भारत की तरफ भी रुख कर लिया। अब जब वो वहां से चले तो उनको ये क्लियर संदेश था कि भाई अगर आप जा रहे हैं तो आपको भारत की तरफ नहीं, आपको मसाले की तरफ जाना है। अब मसाला जहां जहां से मिले वहां से लेके आना है, वो भारत हो, इंडोनेशिया हो, जो भी हो। और उन दिनों इंडोनेशिया को मसालों का द्वीप कहा जाता था, हालांकि अभी भी कहा जाता है मसालों का द्वीप। बस वहाँ से 1595-96 में जो चले थे वो आए और सीधे यहाँ मसालों का द्वीप इंडोनेशिया में आए, जिसमें सुमात्रा द्वीप आप नाम सुने ही होंगे, जानते ही होंगे, नहीं तो आप मैप पे देख लीजिए। इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया के दो बड़े द्वीप हैं, जो इधर इस इलाके का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। तो सुमात्रा पहुंचे और सुमात्रा से उन्होंने मसाले का कारोबार करना शुरू कर दिया। हालांकि इसी क्रम में, इसी खेप में, जिस पहली बार जब ये आए थे उसी क्रम में ये भारत भी गए, लेकिन भारत के इस इलाके से, यानी कि पूर्वी इलाके से गए, कोरोमंडल तट पे गए, लेकिन इन्होंने व्यापार नहीं किया। आए जरूर, लेकिन व्यापार इन्होंने नहीं किया और इस तरह से इनका व्यापार शुरू हो गया। तो इन्होंने ये चीज़ नोटिस किया यहाँ पर आकर के सुमात्रा में कि सुमात्रा में एक तो पुर्तगालियों का आधिपत्य बहुत कम है। अब 1498 ईस्वी में आए थे वो लोग, 1498 में आए थे पुर्तगाली लोग, और इसके ठीक लगभग 100 साल बाद में, यानी कि 1595-96 में ये आ रहे हैं, लगभग 97-98 साल हो गया, इसके बाद में ये आ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका आधिपत्य खूब फैल चुका रहा होगा। लेकिन इन्होंने पाया कि इन द्वीपों पे, मतलब सुमात्रा वाले द्वीपों पे, इंडोनेशिया वाले इलाकों पे, यानी कि पूर्वी द्वीप समूहों पे पुर्तगालियों का आधिपत्य उतना नहीं है। हाँ, पुर्तगालियों का आधिपत्य भारत में जरूर है, लेकिन इन इलाकों में नहीं है। तब इन्होंने सोचा कि यार बहुत सही टाइम है, यहाँ से पुर्तगालियों को मार के भगा सकते हैं। अब इन डचों ने क्या किया कि यहाँ पे आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया और पुर्तगालियों को यहाँ से मार के भगाना शुरू कर दिया और व्यापार इनका स्टार्ट हो गया। हाँ, एक बात और ध्यान देने वाली है कि अब तक इनकी कोई कंपनी नहीं बनी थी। जैसे
अगर आप पुर्तगालियों का देखेंगे तो पुर्तगालियों की सरकारी सहायता से कंपनी बन चुकी थी 1498 ईस्वी में, लेकिन डचों की अब तक कोई कंपनी नहीं बनी थी। डच बहुत बिखरे बिखरे से थे, मतलब छोटे छोटे, मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि बहुत सारे 100 कंपनियां वहां खुल चुकी थी। अब जब ये लौट करके वहां जाएंगे वापिस, तब क्या करेंगे कि वहां की संसद और वहां के सरकारें सब मिल करके सारे कंपनियों को मिला देंगे और एक कंपनी बना देंगे, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, या एक उसका दूसरा नाम भी होता है वेरेनिगदे ओस्ट इंडीज है। ये आप याद रखिएगा, हालांकि किसी एग्जाम में पूछता नहीं है। वेरेनिगदे ओस्ट इंडीज है, ये उनकी भाषा है, या उस कंपनी का दूसरा नाम था ये कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, इसकी स्थापना किया। लेकिन वो स्थापना कब किया? 1602 ईस्वी में। एक बात ध्यान रखने वाली है कि छोटे छोटे एग्जामों में, वनडे एग्जामों में ये बात पूछ लिए जाते हैं कि कंपनियों का स्थापना का वर्ष पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखेंगे भारत में डच आए पहले हैं, लेकिन उनकी कंपनी का स्थापना बाद में हुआ है। वो आए हैं 1596, 97, 95 में ही, लेकिन उनकी कंपनी बनी है 1602 में। लेकिन अंग्रेज आए हैं 1600 में, लेकिन उनकी कंपनी बनी है पहले, मतलब डचों से पहले बन गई है उनकी कंपनी। 1599 में ही उनकी कंपनी का सूत्रपात शुरू हो गया था और 1600 ईस्वी में अंग्रेजों की कंपनी बन गई थी, जबकि डच आ गए थे पहले ही 1595 में, लेकिन उनकी कंपनी बनी थी 1602 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा, डच की कंपनी बाद में बनी है, आए पहले हैं। अंग्रेज की कंपनी बनी पहले है, आए बाद में है। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखिएगा। बहरहाल, तो वो अब व्यापार करने लगे और उनका खूब ठीक ठाक रूप से, सुचारू रूप से चलने लग गया, और उनके कंपनी को यह अधिकार भी मिल गया कि 21 वर्ष के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना है। आप चाहें तो युद्ध छेड़ सकते हैं, आप चाहें तो संधि कर सकते हैं, आप चाहें तो भूमि प्राप्त कर सकते हैं या दुर्ग बना सकते हैं। मतलब ये सारे अधिकार उनको मिल गए, और वहां के बहुत सारे अमीर लोगों ने मिलकर के 65 लाख गिल्डर वहां की मुद्रा होती है, 65 लाख गिल्डर मिला करके एक कंपनी बना करके भेज दिया। मैं एक कंपनी के बारे में एक और बात बता दूं आपको। ये कंपनी वाणिज्य जगत में, मतलब कॉमर्स इंडस्ट्री की, कॉमर्स के दुनिया में ये इकलौती ऐसी कंपनी आज तक भी है, शायद आज तक ऐसी कंपनी है जिसने 200 साल तक अपने शेयरधारकों को 18% का मुनाफा देता रहा, और इसी चक्कर में ये कंपनी डूब गया और डूबने के बाद में बर्बाद हो गया। लेकिन जब तक ये कंपनी जिया, इस कंपनी ने अपने लाभार्थियों को मतलब 200 सालों तक लगातार प्रॉफिट दिया है ये कंपनी। मतलब दुनिया में ऐसी कोई कंपनी आपको नहीं मिलेगी। बहरहाल, इनका व्यापार चलने लग गया, अभी सुचारू रूप से चलाने लग गए, और इनकी एक 17 सदस्यीय टीम बोर्ड बन गई। अब वो बोर्ड डिसीजन देने लगे, जैसे पुर्तगालियों का था कि ये गवर्नर बना करके भेजते थे, लेकिन इनका क्या हुआ कि इनकी 17 सदस्यों की एक बोर्ड बना दिया कि अब ये निर्णय ये बोर्ड लेगा, और इसमें जो भी निर्णय होगा इनकी सहमति से लिया जाएगा। अच्छा, जैसे ही 1602 में कंपनी बनी, कंपनी ने अधिकार दे दिया कि अब आप संधि कर सकते हैं, भूमि हड़प सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि 1602 ही ईस्वी में, मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि डचों ने इस संधि को, मलाक्का संधि को हड़प लिया था डचों ने। मतलब डचों ने क्या किया था कि हर जगह अपने बैरियर, मतलब हिंद महासागर में जितने गेट थे ना, उन सारे गेटों पे उन्होंने अपने आदमी बिठा दिए थे, मतलब उनको अधिकार में कर लिया था। तो एक तो यही मलाक्का था, दूसरा इधर से हॉर्मुज था। तो 1602 ईस्वी में जब ये इधर आए, पुर्तगालियों ने अपने बिठा रखे थे, तो डच जब 1602 ईस्वी में आए, तब इन्होंने क्या किया कि डचों ने पुर्तगालियों को यहां से मार भगाया 1602 ईस्वी में, और इस पर अधिकार कर लिया। मतलब देखिए, अधिकार मिला नहीं और ये हड़पने पे आ गए। अब ये 1602 ईस्वी में इसको हड़प लिए। ये हड़पने का मतलब हुआ कि मतलब व्यापारिक क्षेत्र का एक बेहतर मुहाना प्राप्त कर लेना, क्योंकि इधर से ही वो हांगकांग से व्यापार कर रहे थे, इधर से ही ताइवान से व्यापार कर रहे थे, इधर से फिलीपींस से, ब्रुनेई से, इंडोनेशिया से, सिंगापुर से, इधर कोरिया से, जापान से, ये सारे कंट्रियों से इधर से ही व्यापार होता था। अब ये सारा रास्ता ही हड़प लिया इन्होंने, डचों ने। मतलब पुर्तगाली इस साइड से अब लगभग कमजोर हो गया, और यहीं पे दिख गया कि अब पुर्तगाली कमजोर हो चुके हैं। इसीलिए अब डचों ने क्या किया कि 100% अपनी एनर्जी के साथ में मैदान में अब वो कूद पड़े। अब जब वो 1602 ईस्वी में मलक्का को हड़प लिए, तब उनको लगा कि अब भारत की तरफ भी रुख करना चाहिए, और उसी क्रम में उन्होंने भारत में 1605 ईस्वी में पहली बार मसूलीपट्टनम, जो ये मैं गोला कर रहा हूं लाल रंग से, इसको यहां पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। फैक्ट्री स्थापित करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था वॉन दर हेग। उसने यहां पे आकर के पहली फैक्ट्री स्थापित की, वॉन दर हेग ने। अब इसी साल 1605 ईस्वी में ही उन्होंने फिर से उसी द्वीप पे, मतलब इंडोनेशिया वाले उस द्वीप पे, एक छोटा सा टापू था
अम्बायना या अम्बायान, इसको भी हड़प लिया एक ही साथ में। मतलब ये बहुत तेज गति से अपना विस्तार करने लग गए। बहरहाल जब इन्होंने अम्बायना जीत लिया तब इनका कॉन्फिडेंस और चरम पर आ गया। अब इन्होंने क्या किया, कुछ दिन बाद में फिर से इस इंडोनेशिया वाले द्वीप को वापस जीत लिया, पूरा इंडोनेशिया को इन्होंने जीत लिया। इससे ये तो तय हो गया था कि इंडोनेशिया को जीत लिया, तो इससे तो ये तय हो गया था कि इनका व्यापार मसाले की तरफ ज़्यादा रुझान है, मतलब इनका भारत की तरफ उतना रुझान नहीं है। हालांकि भारत में भी ये कुछ ही दिनों में पुलिकट में एक बंदरगाह बिठा लेंगे 1610 ईस्वी में। 1610 में जब पुलिकट में बिठा लेंगे तो फिर सूरत को ये लेंगे, क्योंकि सूरत शुरू से ही, अब भी और पहले भी, सूरत में बहुत व्यापारिक जगह रहा है। सूरत पहले भी बंदरगाह हुआ करता था, सूती वस्त्रों का खजाना हुआ करता था, अब भी वो वस्त्रों का मतलब बेहतर जगह है, वहाँ वस्त्र निर्माण बहुत होते हैं, साड़ियों का निर्माण वहाँ होता है सूरत में। तो इन्होंने क्या किया कि पहले तो इंडोनेशिया को जीता, और इंडोनेशिया को जीतने के बाद में इसके ऊपर उन्होंने एक शहर बसाया, बैटेविया नाम का एक शहर बसाया। बैटेविया नाम का एक शहर बसाया इन्होंने इंडोनेशिया में। अब ये दो चीज व्यापार करने लगे, एक तो मसाला और दूसरा वस्त्र। वस्त्र में सूती वस्त्र, ये सूती वस्त्र ले जाकर के बेचने लगे। एक बार पहली बार जब ट्राई करने गए थे तो इनको बहुत मुनाफा हुआ था, तब से ये मसालों के साथ साथ बराबर मात्रा में सूती वस्त्र भी लेकर के जाते थे, और सूती वस्त्र का भी खूब डिमांड होने लगा। अब जब सूती वस्त्र का डिमांड भारत के इन इलाकों में होने लगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इधर के किसान ज्यादा अट्रैक्ट होंगे इनके तरफ में, क्योंकि अब तक सिर्फ मसाले ही उपजाए जा रहे थे, और मसाले सब लोग तो उपजाते नहीं थे। मसालों का डिमांड अगर होगा तो मसाले उपजाए जाएंगे, लेकिन सारे लोग थोड़े ना मसाले उपजाएंगे, कुछ लोग तो होंगे ना कि जो कोई और प्रोफेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो सेकेंड नंबर का जो समय पेशा था किसानों के लिए, वो किसान उसमें सूती वस्त्र का उत्पादन करते थे। तो अब दो बड़े चीजों का उत्पादन शुरू हो गया, एक तो सूती वस्त्र और साथ में मसाला। तो इधर के किसान डचों से अट्रैक्ट ज्यादा होने लगे, वो पुर्तगालियों से मुंह मोड़ने लगे। एक रीजन ये भी था पुर्तगालियों के लिए कि पुर्तगालियों ने उन लोगों के भाव को समझा नहीं जो लोग उत्पादन कर रहे थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि हमारे हिसाब से किसान उपजाए, पुर्तगाली चाहते थे कि हमारे हिसाब से किसान उपजाए, जबकि किसान अपने हिसाब से उपजाते थे। और अब पहली बार ऐसा हुआ कि किसानों के पास एक ऑप्शन होगा कि अगर आप मसाला बेचना चाहें तो मसाला बेच सकते हैं हमसे, और अगर आप सूती वस्त्र बेचना चाहें तो आप सूती वस्त्र बेच सकते हैं। और तब तक ये जो है डच हैं वो इस तट पे खूब फैलने लगे। वो धीरे धीरे वो सूरत में 1616 ईस्वी पर तो कब्जा कर चुके थे यहाँ पे, लेकिन इसके बाद वो इधर फोकस किए और इसमें चिंसूरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, ये सब पे फैलने लगे। मैं सबका एक बार लिस्ट बता दूंगा कि कब कहाँ किस साल में हुआ है, लेकिन इस तरफ में उनका झुकान ज़्यादा हो गया क्योंकि वो सूती वस्त्र की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, और सूती वस्त्र इन्हीं इलाकों में ज़्यादा होता था। पश्चिम बंगाल में तो खैर पूछे ही नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल सूती वस्त्र के उत्पादन में नंबर 1 था। अभी भी पश्चिम बंगाल पटसन के उत्पादन में नंबर 1 है भारत में। तो ये सूती वस्त्र के लिए इधर आने लगे और साथ में मसाला भी इनको मिलने लगे। ये पूरा वाला जितना भी है जिसको हम कोरोमंडल तट या उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, इस पे उनका अधिकार हो गया। अधिकार का मतलब वो व्यापार के क्षेत्र में पूरे ठीक से पांव पसार लिए। उधर इंडोनेशिया को जीत करके जो इस पे बैटेविया शहर बिठाया था, इसको उन्होंने अपना हेड बना लिया, मतलब यही अब उनका सेंटर हेड होगा इन सारे व्यापारों का। अब दिक्कत क्या होती थी कि जितने मसाला वाले रेंज होते थे, मसाला वाले रेंज बांग्लादेश मतलब पश्चिम बंगाल को छोड़ करके, यानी कि चिंसूरा, पटना या कासिम बाजार, इन सबको छोड़ दीजिए तो ये सारे मसाला वाले इलाके हुआ करते थे। तो ये सारे कंट्रोल होते थे यहाँ से बेटाविया से, इंडोनेशिया वाले इलाके से। लेकिन ये चिंसूरा वाला जो इलाका था, चिंसूरा, पटना, कासिम बाजार या हुबली, ये सब जो इलाका था, इसका कंट्रोल होता था सीधे वहाँ स्पेन मतलब नीदरलैंड से वहाँ से कंट्रोल होता था। इनका इस पर नियंत्रण नहीं चलता था। फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो बैटाविया शहर यहाँ पे बिठाया था, इससे उन्होंने इधर के देशों से व्यापार करना शुरू कर दिया, मतलब चीन से, जापान से, रसिया वाले इलाके से, क्या कहते हैं हांगकांग वाले, सॉरी वो क्या नाम है, उत्तर कोरिया वाले, दक्षिण कोरिया वाले इलाकों से, यानी कोरिया से ये व्यापार करने लगे। मतलब ये जो बैटेविया जो शहर था, ये सिर्फ इधर के व्यापारों में इन्वॉल्व नहीं हुआ, अपितु यहाँ का कंट्रोल भी करता था और यहाँ व्यापार भी करता था, और साथ में ये एक प्रशासनिक अड्डा भी बनता जा रहा था। एक ही साथ में व्यापारिक अड्डा भी और प्रशासनिक अड्डा भी। इस तरह से डचों का एक अपना इधर का रूट अलग ही हो रहा था। मतलब इनका व्यापार ऐसे फैला कि 1602 में इनकी कंपनी बनी, यानी 1595-96 तक ये आ गए थे, और इससे अगले ये 50 साल में इनका बाहरी देशों में, भारत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, भारत का मैं अलग बात कर लूंगा, बाहरी देशों मतलब इन इलाकों में, मतलब दक्षिणी पूर्वी इलाकों में, ये 1602 ईस्वी में कंपनी इनकी बनी थी। 1602 में इवांटम को जीत लिया था, 1605 में ये मसूलीपट्टनम की तरफ रुक किया, 1605 में इधर भी उन्होंने एक शहर जीत लिया। दूसरा जब 1605 ईस्वी में अम्बायान को जीत लिया तो 1613 ईस्वी में इसने जकार्ता को जीत लिया। जकार्ता को जीतने के बाद में वहाँ पे वो एक शहर बिठा दिया
बेटेविया बना लिया। 1641 में इन्होंने मलक्का को अधिकार में ले लिया और 1658 में हद तो कर दी इन्होंने, श्रीलंका जो उनके कब्जे में था, यानी कि सिलोन उस समय इसका नाम हुआ करता था, ये जीत लिया। मतलब ये इनका इस इलाकों का सबसे बड़ा डेवलपमेंट था कि इन्होंने 50 सालों में लगभग आधिपत्य जमा लिया और यहां से पुर्तगालियों को खदेड़ भगाया। अब ये 1650 तक लगभग भारत में भी फैल चुके थे, वो भी हम एक बार देख लेते हैं डाटा के रूप में। इधर भारत में जब उनका व्यापार बढ़ा तो वो शुरू में तो पहले मसाले लेते थे, मसालों के बाद में वो क्या करने लगे कि मसाला कम कर दिए और वस्त्र पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। और वस्त्रों में भी इन्होंने कैटेगरी बांट दी। जैसे ये सूरत वाला जो इलाका था, सूरत को जब इन्होंने हड़प लिया तब इन्होंने सूरत से सूती वस्त्र लेने लगे, और ये 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम उन्होंने अधिकार किया था। मछलीपट्टनम के तुरंत नीचे थोड़ा सा एक जगह है जिसको पुलिकट बोलते हैं, पुलिकट तमिलनाडु तट पे आता है, उस पर उन्होंने अधिकार कर दिया 1610 ईस्वी में, और इसको उन्होंने मुख्यालय बना लिया पुलिकट को। और इन्होंने न सिर्फ मुख्यालय बनाया अपितु यहां 2 कारखाने स्थापित किए। पहला कारखाना तो उसने बसाया बारूद की कारखाना, मतलब यहां पे बनाना लग गया। दूसरा उसने क्या किया, डचों ने यहां पे सोने की सिक्के ढालने का एक फैक्ट्री बिठाया। सोने का सिक्का रहेगा और वो सिक्का की इन मार्केट में वो वैलिड हो, जिसको गिल्डर बोला जाता था, लेकिन वो भारत में आकर के पैगोडा बन गया। मतलब वो सोने के सिक्कों को भारत में पैगोडा बोला जाता था। तो अगर आप किसी एग्जाम में पूछे कि पैगोडा तो क्या सोने के सिक्के ढालते थे, डच, आप याद रखिएगा। और कहाँ ढालते थे, तो वो ढालते थे यहीं पे, यानी कि पुलिकट पे। अच्छा, पुलिकट पे तो इन्होंने 2 काम कर दिया। अब इतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया कि ये चिंसूरा वाले इलाके में पांव फैलाना शुरू कर दिया और चिंसूरा में उन्होंने रेशमी वस्त्र पे ध्यान देना शुरू कर दिया। अब वस्त्रों में उन्होंने कैटेगराइज कर दिया, सूरत से सूती वस्त्र लेते थे और चिंसूरा वाले इलाके से बाद में धीरे धीरे इन्होंने पटना फैला दिया। पटना वाले इलाके से इन्होंने क्या किया कि यहाँ से रेशमी वस्त्र लेना शुरू कर दिया और रेशमों के लिए इन्होंने अपने कारखाने स्थापित करने शुरू कर भी दिए धीरे धीरे। इसी क्रम में उन्होंने चिंसूरा में एक किले का निर्माण किया। उस किले का नाम है गुस्ताउस, मैं लिख देता हूं, गुस्ताउस इनके किले का नाम है चिंसूरा में। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि एक एग्जाम में मैं आज ही पेपर देख रहा था तो उसमें पूछा गया था कि इन्होंने, मतलब डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की। तो ध्यान रखिएगा, उन्होंने बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 ईस्वी में पिपली में स्थापित किया था। पिपली बंगाल में ही पड़ता है, पिपली में स्थापित किया था और कुछ ही दिन बाद वो पिपली से बालासोर चले गए थे। वही बालासोर जो अभी उड़ीसा में जिसमें हादसे हुए थे, वही बालासोर। उन दिनों आपको पता ही कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों एक साथ हुआ करता था, तो बालासोर चले गए थे और अपनी स्थापित की थी। उसके बाद में वो जब चिंसूरा आए थे तो वो साल था 1653 में। अलग ही एक स्लाइड है जिसमें मैंने सारे नाम लिख रखे हैं। हाँ, चिंसूरा में वो 1653 में चले गए, बिमलीपट्टनम में 1641 में चले गए, बंगाल में 1627 में चले गए थे, लेकिन कहाँ, पिपली में चले गए थे। और पुलिकट से वो बाद में वस्त्रों का व्यापार करने लगे और वहीं पे टकसाल भी लगाया और वहीं पे बारूद का कारखाना भी लगाया था। सूरत से वस्त्र का व्यापार करते थे, लेकिन कौन से वस्त्र, सूती वस्त्र का व्यापार करते थे वहां से। और इस तरह से वो कासिम बाजार भी चले गए, पटना में भी आ गए, बालासोर में भी आ गए, बारानगर में भी आ गए, नेगापट्टनम में भी आ गए। अंत में वो कोचीन में आ गए 1663 ईस्वी में और कोचीन को पुर्तगालियों से पीट करके छीन लिया। ये मील का पत्थर साबित हुआ उनके लिए। हाँ, डचों के पास एक बहुत अच्छी बात थी जो मैंने अभी अब शुरू में ही आपको बता रहा था कि नीदरलैंड में अधिकतर व्यापार पानियों का जहाज से होता है। मतलब वो नाव पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि हर जगह पानी है। तो ये उनके खून में अभी नहीं, पहले से ही बसा हुआ है। यही कारण था कि वो भारत में जहाँ भी फैक्ट्री बिठाते थे वो फैक्ट्री समुद्र के मार्ग से दक्षिण पूर्व एशिया या फिर यूरोप की तरफ जाने की सुविधा मिले वहाँ बिठाते थे। मतलब वो ध्यान रखते थे कि भाई यहाँ से मुझे ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे समुद्री मार्ग मिल जाना चाहिए। वो अंदर जाना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए ये अंदर नहीं आ पाए, ये गुजरात नहीं जा पाए, ये दिल्ली नहीं जा पाए, ये आगरा नहीं आ पाए। ये व्यापार करने के व्यू से बहुत हुआ तो उधर इलाकों में, मतलब मैप पर अगर आप देखेंगे तो इन इलाकों में पश्चिम बंगाल तक आए और पश्चिम बंगाल से आकर के ये वापस मुड़ जाना मुनासिब समझा और वहीं से वापस चले गए। उधर सूरत से सूती व्यापार तो इतना मतलब तेज गति से और इतना बृहद मात्रा में करने लग गए कि धीरे धीरे सूरत जो है वो सर्वाधिक मुनाफा वाला व्यापार हो गया उनका। सर्वाधिक मुनाफा वाला व्यापार मतलब इतना मुनाफा वो देने लग गया कि उनके टोटल व्यापार में 39 या 40% के आसपास में उनका सिर्फ वर्चस्व हो गया था।
और इन डचों की स्थिति इतनी बृहद तरीके से मजबूत हो गई कि 1757 या 1750 आप मान लीजिए, 50 से 57 जहां से अंग्रेज मजबूत होते हैं, यहां तक मतलब 1750 ईस्वी तक डच नंबर 1 चल रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि अंग्रेज नंबर 1 होंगे, लेकिन अचानक से 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई हुई और प्लासी की लड़ाई ने पूरा का पूरा खेल बदल दिया और डच उसके बाद में सिमटना शुरू हो गए। मतलब 1750 इससे 57 तक भारत के लगभग आप ये मान के चलिए आधे हिस्से में, मतलब आधे हिस्से में या यूं कहिए कि व्यापार का आधा हिस्सा सिर्फ डच करते थे, बाकी में सारे लोग करते थे। इतना बेहद तरीके से इनका फैला हुआ और ये बड़े संगठित तरीके से व्यापार करने लगे। हाँ, ये इतना ध्यान रखते थे कि व्यापार किन किन चीज़ों का करना है, खास करके 3 चीज़ों का, एक रेशमी वस्त्र का, दूसरा सूती वस्त्र का, एक तो ये हो गया, दूसरा मसालों का करते थे, तीसरा ये नील का करने लग गए थे। बाद में धीरे धीरे इन्होंने नील का उत्पादन शुरू कर दिया था, नील पे इनको फोकस चला गया था, क्योंकि उन दिनों उसी समय में पुनर्जागरण के बाद की जब स्थिति उधर बनी तो उधर एक तरह से औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई। और जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो औद्योगिक क्रांति के ठीक पहले उनको नील की जरूरत पड़ती है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति होने के बाद में नील की जरूरत खत्म हो गई उनकी। लेकिन औद्योगिक क्रांति जब वहां शुरू हुई उससे पहले तक तो नील की जरूरत हुई थी, और औद्योगिक क्रांति 1850 तक हुई है, तो इसके पहले उधर नील की क्रांति होने लग गई थी। नील की जरूरत पड़ती थी तो नील वो यहीं से लेकर के जाते थे, सस्ते सुविधे दाम में इनको खेतों में मिल जाता था और यहाँ के व्यापारी भी ठीक से बेच लेते थे। तो इसलिए ये 3-4 चीज़ों का व्यापार खूब खुलकर करते थे और खूब दम भर करते थे। मतलब इतना करते थे कि व्यापार पर इनका अधिकार था। चूंकि इनको उतना इनका इंटेंशन वो नहीं था कि भाई लड़ा जाए ज़्यादा, ये इंटेंशन तो अंग्रेजों के पास में आया सबसे लास्ट में, कि किसी भी तरीके से लड़ना है और लड़ करके अधिकार को अधिग्रहण कर लेना है, क्षेत्रों को अधिग्रहण कर लेना है। इस क्रम में ये पिछड़ गए और पिछड़ने का कारण इनको वापस लौटना पड़ा। और 1757 ईस्वी की लड़ाई ने अंग्रेजों को वो बूस्टअप दे दिया कि अंग्रेज अब ये भूल चुके थे कि हाँ वो एक कमजोर सत्ता हुआ करते थे और सबसे नंबर 1 उस समय डच हुआ करता था। और उसी के कुछ दिन बाद में 1757 के कुछ साल बाद, यानी कि 1 या 2 साल बाद में, या फिर समझ लीजिए 1759 ईस्वी में अंग्रेज उससे डच भिड़ गए, जिसको हम बेदरा का युद्ध बोलते हैं। और बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को धूल चटा दी और डच वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट के चले गए। इसी क्रम में डचों ने उनको सूरत भी छीन लिया। हालांकि सूरत बाद में लौटा दिया डचों को, और डचों ने ही फिर वापिस से अंग्रेजों को बेच दिया 1824 ईस्वी में। वो एक अलग कहानी, हम जब अंग्रेज पढ़ेंगे तब इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। और बेदरा के युद्ध को भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किन कारणों की वजह से अंग्रेजों ने इनसे लड़ा था, तो ये चर्चा करेंगे। अभी बस आप ये मोटा मोटी तौर पर समझते हुए निकलिए कि बेदरा के युद्ध में इनको समेट दिया, और बेदरा के युद्ध ही बंगाल में ही था। बेदरा का युद्ध, बेदरा के युद्ध के बाद में ये वापस लौट गए। ये बेदरा के युद्ध आने तक ये बहुत सारा व्यापार, अभी अनैतिकता पे भी उतर आए थे, ये भी अफीम के व्यापार पर उतर गए थे, ये भी सोरा का व्यापार करने लगे थे भारत में, बारूद का व्यापार करते थे, उसके बाद में वस्त्रों का व्यापार, रेशमों का व्यापार करते थे, मसालों का व्यापार करते थे, सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे व्यापार करने लगे थे तब तक। लेकिन अंग्रेजों की जब नजर पड़ी तो अंग्रेजों ने इनको मार भगाया, और वही 1759 ईस्वी का निर्णायक युद्ध हुआ। क्योंकि 1757 में वो खुद लड़ा था, 1757 में वो खुद प्लासी से लड़के आया था, 1759 में इनको हटा दिया, 1760 ईस्वी में आगे वालों को हटा देगा, 1761 ईस्वी में पानीपत की युद्ध हुई थी, उसमें मराठे हार गए, और 1764 ईस्वी में ये फाइनली इन मुगल के साथ साथ में इन अवध वालों को और बंगाल वालों को अंग्रेजों ने हरा दिया। और 1764 ईस्वी के बाद में सब नेस्ताबूंद हो गए, सिर्फ एक ही बचा, और वो बचा कौन? अंग्रेज, जो कि चलेगा 1947 ईस्वी तक, सिर्फ वही चलेंगे। हालांकि इसके बीच में परिवर्तन होगा, अब तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बाद में ये महारानी के रैयत हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका सारा मामला सिमट गया और ये धीरे धीरे वापिस होने चले गए, और अंततः इनका भारत में पतन हो गया। तो आइए उन शॉर्ट नोट्स को देख लेते हैं जो एक बार लिखा गया है, जो आपको काम आएंगे। अब तक तो एक सारी कथा कहानियां थी, आपने सुन लिया है, अब शॉर्ट नोट्स के बारे में आप देख लीजिए। पहले डच लिस्बन से व्यापार करते थे, मैंने बता ही दिया था। 1580 में स्पेन का अधिकार हो गया, लिंस्कुटिन संपर्क में रह चुका था। वहीं लिंस्कुटिन की योजना के अनुसार 1595 में हाउटमैन इंडोनेशिया से बेंटम पहुंचा, और वहां पर उसने पुर्तगालियों को पाया कि मजबूत नहीं है, और वहां पे जल्दी उन्होंने डचों ने अधिकार कर लिया, डचों का अधिकार हो गया। और हाउटमैन, यानी जिसको हम कर्नेलियस देहस्तमान भी कहते हैं, वो पहला व्यक्ति था। सुमात्रा और बेंटम पहुंचा, उसके बाद में भारत आया, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड, जिसकी स्थापना 20 मार्च 1602 ईस्वी को सनद के, मतलब वहाँ के संसद के अनुसार में हुई थी। उसको सनद मतलब रेफरेंस बोलते हैं, रेफरेंस के अनुसार में उस कंपनियों का मिलाकर के, सारी कंपनियों को मिलाकर के बना दिया गया था। ये जो मैंने आपको बता ही रखा है। अम्बोयाना को जीत लिया इसने। 1609 ईस्वी में पूर्वी द्वीप समूह पर गवर्नर जनरल पाइट बोथ को बनाया गया और काउंसिल स्थापित किया। ये अब तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, अगले 20 साल में भी नहीं पूछा जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। बस मैंने आपकी एक सूचना के लिए लिख दिया है। उसके उत्तराधिकारी जैन पाइटरुस गोया
ने जकार्ता द्वीप को जीत लिया और उसके भग्नावशेष पर 1619 ईस्वी में बटाविया की स्थापना की। 1639 में गोवा को उसने जीत लिया, 1641 में मलाक्का को अधिकार में कर लिया, 1658 को पुर्तगाली अड्डा श्रीलंका को भी उसने दखल जमा लिया और 1664 आते आते मालाबार तट से पुर्तगाल ने अपने अधिकांश प्रारंभिक उपनिवेशों को बाहर निकाल लिए गए। लंका के सम्राट से भी इसने दोस्ती कर ली। 1739 ईस्वी आते आते भारत की जो फैक्ट्री है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। 1605 में पहली मसूलीपट्टनम में बना लिया। मोहनदर है किसके संस्थापक थे? पुलिकट 1610 ईस्वी में यहाँ से वस्त्रों का व्यापार करता था, यहीं पे टकसाल बनाया, यहीं पे बारूद कारखाना भी लगाया और यहाँ पे सोना का जो टकसाल निकलता था उसको हम पैगोडा बोलते थे। सूरत में इसने वस्त्र का शुरू कर दिया। बंगाल 1627, पिपली में पहली बार पहुंचा था, ये भी बता ही चुका हूं मैं आपको। बिमलीपट्टनम 1641 में, चिंसूरा 1653 ईस्वी में, कासिम बाजार पटना, बालासोर, बारानगर, नेगापट्टनम में 1659 ईस्वी को। आप ये सबका 1659 ना समझेंगे, सिर्फ नेगापट्टनम का समझेंगे। कोच्चिन में 1663 ईस्वी में अधिकार कर लिया और वे वहीं बनाते थे जहां पे इनको निकलने में आसानी होती थी। इस बीच में इन द बिटवीन मुगल सम्राट बन गए थे। मुगल सम्राटों में पहले तो अकबर बना, अकबर भी चला गया, उसके बाद में जहांगीर आया। जहांगीर के फरमान से इन्होंने व्यापार करने की अनुमति पाई थी और ये मसाला, वस्त्र, नील, सोरा, सिल्क आदि सभी का निर्यात करते थे। 1642 ईस्वी में 42 ईस्वी में इन्होंने शाहजहां से, जहांगीर के मरने के बाद में पिछली बात उनका बेटा राजा बना शाहजहां, इसने पिपली से आगरा तक अपना टैक्स मूव करा लिया था कि पिपली से आगरा के बीच में, पिपली कहाँ है आपको बताया था, बंगाल में, और बंगाल से आगरा, आगरा में जहाँ इनका शासन हुआ करता था मुगलों का, उनके बीच में टैक्स नहीं लगता था। हालांकि दुख की बात है कि व्यापार भी नहीं करते थे उधर ज़्यादा। और 18वीं सदी के शुरुआत में डचों के व्यापारिक कार्यकलाप का अंत होना शुरू हो गया और अंततः 1659 ईस्वी में बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने इनको कूट दिया और इनकी सारी गतिविधियां समाप्त करके इनको वापस भेज दिया। डचों के पतन के भी बड़े सारे कारण हैं। सार चीज के पतन के कारण होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है इनके भी पतन के कारण है। कौन कौन से पतन के कारण है एक बार देख लीजिए। ये मसाला के द्वीप पर बहुत अधिक ध्यान देना, जो कि इंडोनेशिया में था, उसी पर इनको फोकस था। मसाला का व्यापार पर ज्यादा फोकस करते थे, ये लूटना पीटने पर कम ध्यान रखते थे। दूसरा, इनके मुकाबले में जो दूसरे व्यापारी आए वो बहुत मजबूत होकर के आए और सबसे मजबूत तो अंग्रेज निकले इनके। अंग्रेजों का तो पूछना ही नहीं। दूसरा, इनका जो कंपनी था उस पर उनके गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल हुआ करता था, मतलब सेंट्रलाइज था, उसमें लोगों को पावर नहीं। जैसे मैंने आपको बताया है कि 17 लोगों की कमेटी हुआ करती थी, एक तरह का ये कोऑपरेटिव मामला इनका चलता था, तो उस पर कंट्रोल उन 17 लोगों का बहुत होता था। इसीलिए इनके गवर्नरों को उतना अधिकार नहीं मिला, जिससे वो बहुत फैल नहीं पाए। दूसरा, ये लगातार उनको मुनाफा देते रह गए, 200 सालों तक मुनाफा देते रह गए, जिसकी वजह से कंपनी की स्थिति डामाडोल हो गई और अंततः उनकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वो दोबारा एकत्र हो ही नहीं पाए। दूसरा, भारत में डच आए थे तो इनके पीठ पे अंग्रेज और फ्रांसीसी जो बहुत मजबूत प्रतियोगी थे इनको कूटने में सफल रहे, इनको भगाने में सफल रहे। इस तरह से डचों का भारत में पतन हो गया। डचों से बहुत सवाल नहीं पूछे जाते हैं। डचों से खास करके कंपनी दे देंगे और पूछ लेंगे कि पहला कंपनी का स्थापना कब हुआ था, या अगर मान लीजिए वो नहीं पूछते हैं तब ये पूछ लेते हैं कि बताइए उनके कंपनियों के निर्देशकों को क्या कहते थे। तो मैंने आपको बता ही दिया कि 17 लोगों को मिलकर बनाते थे, उनको 17 भद्रजन कहते थे। आप याद रखिएगा। वो व्यापार किस चीज का करते थे ये भी बता दीजिएगा आप। और उनका जो व्यापार का सिस्टम था वो कार्टेल सिस्टम था, मतलब कार्टेल सिस्टम मतलब वो एक कोऑपरेटिव सिस्टम से काम करते थे। तो यही सारे सवाल पूछे जाते हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। कोई खास नहीं पूछा जाता। हालांकि हम इनके वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद में एक क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे, उसमें आप क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं इन वीडियो को देखने के बाद में। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।